So students, today we'll begin algebraic expression. Okay, in Hindi we call it बीजीय व्यंजक. ये अलजेब्रा का आपका पहला चैप्टर होगा और यहीं से आपकी शुरुआत होगी अलजेब्रा की, जो कि आके 10 तक आप लोगों को पढ़ना होगा. सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे अलजेब्रा में, दैट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट. वेरिएबल मतलब होता है, इसे हिंदी में चर कहा जाता है. वेरिएबल जो वर्ड है, इसको अगर आप तोड़िएगा तो क्या है मैं बतला रहा हूं. इसका मतलब होता है वेरी प्लस एबल, मीन्स विच इज एबल टू वेरी. मतलब होता है कि जो टू वेरी मतलब बदलना होता है, एबल मतलब पावर, या आप कह सकते हो क्षमता. तो जो बदलने की क्षमता रखता हो, दैट इज नोन एज वेरिएबल. So symbols which are used to represent or replace numbers are called variables. मतलब क्या है वैसे सिंबल्स जिनको आप क्या के लिए यूज करते हो, किसी नंबर को दिखाने के लिए, ओके, या फिर उसको हटाने के लिए, उसके स्थान पर रखने के लिए. दैट इज नोन एज वेरिएबल्स एंड दे आर डिनोटेड एज एक्स वाई जेड. जितने भी अलजेब्रा के आप लेटर्स लिखते हो, अल्फाबेट लिखते हो, वो सारे के सारे वेरिएबल हैं. ऐसे भी चर मतलब होता है, अगर आप हिंदी व्याकरण में ध्यान दिए होंगे तो चर मतलब होता है जो चल फिर सके, दैट इज नोन एज चर. जैसे आप कहते हो जलचर, मतलब जो जल में चलता फिरता हो, जैसे कि जल में रहने वाले जीव. स्थलचर जो स्थल में रहते हैं उनको स्थलचर कहते हैं. उसी तरह नभचर जो आकाश नभ में अर्थात आसमान में उड़ते चलते फिरते हैं. तो चर मतलब वही है चलना फिरना, मतलब जो स्थिर नहीं रहेगा, जो बदलेगा, विच इज एबल टू वेरी. और सिंबल्स होंगे ऐसे ए से लेकर जेड तक के, जो कि क्या होंगे, जो रिप्रेजेंट करेंगे या रिप्लेस करेंगे किसी नंबर्स को, है ना. तो इनके अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं और इनको जनरली स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है. ओके, ये सारे. सेकेंड है कांस्टेंट. एक सिंबल है हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जो अचर, जो चल फिर ना सके, उसी को कांस्टेंट कहते हैं. तो जैसे एग्जांपल हो गया, सारे के सारे नंबर्स क्या है, कांस्टेंट है. तो ये दो चीजें आपको याद रख लेनी है. ए से लेके जेड तक सारे जो सिंबल्स है, ये सारे के वेरिएबल कहलाते हैं. जितने नंबर से वे कांस्टेंट है. अब जो मेन टॉपिक है हमारा जो हेडिंग है, जो क्लास चैप्टर का टाइटल, वो उस पर आते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो अलजेब्रिक में जो से अलजेब्रा से रिलेटेड है. अलजेब्रा को हिंदी में बीज गणित कहते हैं, इसीलिए अलजेब्रिक मतलब होता है बीजीय. ओके, एक्सप्रेशंस बोले तो व्यंजक, एक्सप्रेस करता है, कुछ व्यक्त करता है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, देखिए बहुत अच्छा डेफिनेशन है. कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected by the signs of fundamental operations, plus, minus, multiply and divide, division is known as algebraic expression. Okay, मतलब एक कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, आप कह सकते हैं किस चीज का, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, जो किससे कनेक्ट हुए हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस के साइन से. फंडामेंटल ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो इनका यूज करके वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बीच में जो एक कनेक्शन बनाया गया है, उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं. आप यहाँ पर एग्जांपल से समझ सकते हैं. ये 3x + 4 है, तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि 3 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है. तो 3x + 4 + 6 × y, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. मतलब ये कुछ एक्सप्रेस कर, देखिए यहाँ पर अलजेब्रिक का स्पेलिंग गलत है, वैसे में सुधार लेंगे. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं फिर से कह रहा हूँ, कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, जो किससे कनेक्ट किया गया है, फंडामेंटल ऑपरेशंस के साइन के द्वारा, मतलब इन 4 के साइन के द्वारा. ओके, देन इसके बाद आते हैं, इस तरह से आप 3-4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाइए. ओके, अपनी मर्जी से. टर्म्स क्या है,
वेरियस पार्ट्स ऑफ एन algebraic expression which are separated by the signs plus or minus are called the terms of the expression. जैसे मैंने डिवीजन का यूज करके बनाया 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू वाई, तो 3/5 इक्वल टू वाई है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, मीन्स ये कुछ एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पर भी उसी तरह से मल्टीप्लाई का साइन करके यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का, तो दिस ऑल आर एक्सप्रेशंस, ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पर कि 3 और 5 कॉन्स्टेंट्स हैं, वाई वेरिएबल है, यहाँ पर भी वही है। अब आप कहोगे कि मैं कुछ और बनाऊंगा, तो बिल्कुल सही है, वो आप बना सकते हैं। तब उसी से आगे चलते हैं हम लोग टर्म्स में, ओके। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय द साइंस प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो प्लस और माइनस से सेपरेट किए होते हैं, इसी को कहते हैं एक्सप्रेशन, ओके। सो एग्जाम्पल देखिए, 2x² + 4x - 3 is an expression having 3 terms, namely 2x², 4x and -3। कह रहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो किससे सेपरेट किए गए, प्लस और माइनस, इन्हीं को कहा जाता है टर्म। तो यहाँ पर टर्म अगर आप ढूंढोगे तो आपको 3 टर्म मिलेंगे, क्योंकि प्लस से ये दोनों सेपरेट हुए, माइनस से ये दोनों, तो ये सारे टर्म्स हैं, ओके। बट टर्म्स के समय आपको ध्यान रखना है कि कोई नंबर है या कांस्टेंट है, उसके पहले का साइन भी उसी के साथ आता है टर्म जब बनता है। तो मतलब आप टर्म 2x² बोलोगे, दैट्स ओके, 4x बोलोगे, दैट्स ऑल्सो ओके, बट आप 3 बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 के सामने जो साइन है वो भी वो ले लेगा, ओके। तो आपको बोलना होगा -3 इज ऑल्सो अ टर्म, 4x एंड 2x², सो देयर आर 3 टर्म्स, ओके। -3 गलत होगा। यहीं पर -4x रहता तो आपको -4x पूरा बोलना होता टर्म के लिए, आप माइनस नहीं छोड़ सकते। बट प्लस को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि प्लस को लिखता नहीं है, इसलिए जब टर्म लिखेंगे तो +4x नहीं लिख करके सिंपली ओनली 4x आप लिख सकते हो, ओके। सो दिस इज द वे। देन चलाइए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स। इन हिंदी वी कॉल इट गुणनखंड। तो आपने 6 में फैक्टर्स मल्टीपल्स खूब पढ़े होंगे, उसी को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी गुणनखंड होते हैं, मीन्स फैक्टर होते हैं। Each term of an algebraic expression consists of a product of constant and variables। कहता है किसी भी algebraic expression का हर एक टर्म constant and variable के प्रोडक्ट से मिलकर बना है। That's completely true। देखिए आप 2 और x² को चेक करोगे तो ये मिलकर बना हुआ है 2nx nx है ना। जब अगर आप इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, अब देखिए तो ये कैसे बना है, 2 × x × x, ओके। तो जो कांस्टेंट जैसे ये हमने लिए थे, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप 2 × x × x लिखते हैं, तो ये 2 और x और x इसका फैक्टर ही कहलाएगा। फैक्टर मीन्स जिससे गुणनखंड, फैक्टर इससे कहते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो इसमें जो 2 है, मतलब जो कांस्टेंट है, वो कहलाएगा आपका न्यूमेरिकल फैक्टर, ओके। जबकि जो वेरिएबल फैक्टर है वो कहलाता है लिटरल फैक्टर। इस चीज को याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर और एक एग्जांपल दिया है, ये 9x² है, ओके, 9x²। तो यहाँ पर आप देखिए कि 9 को आप न्यूमेरिकल फैक्टर कहेंगे क्योंकि एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, जबकि x² और y जो होंगे वो इसके लिटरल फैक्टर्स कहलाएंगे, ओके। सो कीप इट इन योर माइंड। आई रिपीट, किसी भी एक्सप्रेशन के आप टर्म लेते हो तो उसमें से जो कांस्टेंट होगा, ओके, दैट इज नोन एज न्यूमेरिकल फैक्टर, और जो वेरिएबल होगा दैट विल बी कॉल्ड लिटरल फैक्टर्स, ओके। सो आई होप फैक्टर्स इज क्लियर, यू डोंट हैव एनी डाउट इन इट। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट को हिंदी में हम लोग गुणांक कहते हैं। गुणांक मीन्स टू से गुना हुआ अंक, ओके। सो जब आप गुणांक कहते हैं
तो आपको टर्म में देखना होगा कि कौन किससे गुना हुआ है, वो उसी का गुणांक कहलाएगा। जैसे हम लोग इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को। यहाँ पर 2x² है, तो आप जान रहे हो कि 2x² से मल्टीप्लाइड हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि x² का कोफिशिएंट 2 है या 2 का कोफिशिएंट x² है। बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। 2 का आप कोफिशिएंट x² को कह सकते हैं या x² का कोफिशिएंट 2 को कह सकते हैं, एक ही। हाँ, दोनों सही चीजें हैं, है ना। उसी तरह अगर 4x है तो आप कह सकते हैं x का कोफिशिएंट 4 है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इज 4, और आप कह सकते हो 4 का कोफिशिएंट x है और द कोफिशिएंट ऑफ 4 इज x। बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -3 का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है, बिकॉज ये एक कांस्टेंट है खुद से ही, इसके साथ कोई और गुना हुआ है ही नहीं। ओके, ये इंपॉर्टेंट टिप भी आप याद रखो, जो कहता है कि हम लोग 1 को या -1 को लिटिल फैक्टर के साथ नहीं लिखते। मतलब ये एक नंबर ही है ना, तो ये हमारा ये एक कांस्टेंट है, तो ये नंबर के साथ जाएगा। लिटिल फैक्टर मतलब जो वेरिएबल्स हैं ए बी से लेके जेड तक, ये इसके साथ नहीं आता है। तो जब कोफिशिएंट लिखोगे तो इसको माइनस या फिर किसी वेरिएबल के साथ नहीं लिखना है। ओके, ये अलग ही रहेगा। वैसे में इतना होने के बाद आप इधर आइए, थोड़ा सॉल्व एग्जाम्पल से इसको देखा जाए। आप लोगों का अलजेब्रा ये शुरुआत है, तो उसको समझना बहुत ही जरूरी है अच्छे से। फॉर्म द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, उसी के बेसिस पर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने हैं। जैसे नंबर x इज इंक्रीज्ड बाय 5, तो इसको बनाने के लिए आपको मीनिंग समझना पड़ेगा। मीन्स टू से इंग्लिश जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसके मीनिंग जानने पड़ेंगे। तो नंबर x जो है वो 5 तक इंक्रीज किया गया। ओके, तो 5 के द्वारा, तो x + 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। x इज इंक्रीज बाय 5 तक इंक्रीज हुआ, तो x + 5। 1/3 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। देखिए, जब कभी भी आप इंग्लिश का हिंदी अर्थ ढूंढते हैं तो आपको ऑर्डर को चेंज करना पड़ता है। इंग्लिश में आप ऐसे तो लिख रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना पढ़ेंगे आपकी 1/3 का गुणनफल। हिंदी में मीनिंग होता है राइट टू लेफ्ट। इंग्लिश आप लिख रहे हो लेफ्ट टू राइट, देन हिंदी में मीनिंग होगा राइट टू लेफ्ट। तो क्या कहलाएगा? m और n या n और m के प्रोडक्ट का 1/3 निकालना है आपको। ऐसा बोलोगे तो सही होगा, ऐसा बोलोगे तो नहीं होगा, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। 1/3 ऑफ द प्रोडक्ट, 1/3 का प्रोडक्ट का m। सो दिस इज नॉट ओके। आपको राइट साइड से चलना है जब आप हिंदी ढूंढना चाहते हो। n और m के प्रोडक्ट मीन्स टू से उनके मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो n और m के प्रोडक्ट हिंदी में से गुणनफल कहते हैं। n और m के गुणनफल के 1/3 आपको बनाने हैं। सो आप देखिए, बहुत ही सिंपल किया गया है। x को 5 तक बढ़ाया गया। अभी जो हमने किया, n और m के प्रोडक्ट निकाले और उनका 1/3 मीन्स ऑफ। ओके, सो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब बाकी के जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं खुद देखिए, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। चलिए, सो ये एक्सरसाइज का बिल्कुल वही सिमिलर क्वेश्चन है। फॉर्म द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ नंबर y इज डिमिनिश्ड बाय 10। डिमिनिश मतलब होता है कम हो जाना। ओके, तो एक नंबर y 10 घटाया जाता है, तो अब क्या लिखेंगे? देखिए, y 10 तक घटाया जाता है तो y - 10 सिंपली। और नंबर m इज इंक्रीज्ड बाय 15। नंबर m में 15 बढ़ाया गया। इंक्रीज मतलब बढ़ाना होता है। ओके, आपको मीनिंग तो जानने पड़ेंगे ना। तो m + 15 सिंपल। ओके, अब कम द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1/3 ऑफ द नंबर m and n। फिर से 1/3 मतलब 1/3, अपने फ्रैक्शंस में पढ़े होंगे नीचे क्लास में। n और m का 1/3, नंबर्स n m n का 1/3। देखिए, सी नंबर 1/3 ऑफ m and n, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं n होगा।
तो m और n का 1/3 बोले तो 1/3 ऑफ mn, दैट इज mn/3. Similarly the question number D, a number x is multiplied by itself. देखिए एक नंबर x है, खुद ही से मल्टीप्लाई हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स, x खुद से मल्टीप्लाई होकर x, तो x² देगा. एंड क्वेश्चन नंबर E, क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड x फ्रॉम z. इसको समझिए जरा सा. इस क्वेश्चन में आपको दो काम करने हैं. सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड x, मतलब 10 और x के प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल को सब्ट्रैक्ट करना है z से. पहले इनको प्रोडक्ट कीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए z से. सो देखिए जरा सा, 10 और x को मैंने मल्टीप्लाई किया, उनका प्रोडक्ट निकाला और उसको z से सब्ट्रैक्ट कर दिया. z से घटाया, ना कि इनमें से z घटा होगा. ओके, सो z माइनस 10x. सिंपल. तो मीनिंग आपको समझने, बस मीनिंग समझने. नंबर 6 इज एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. अगेन आपको समझना होगा, नंबर 6 ऐड किया गया है किसमें, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y. x और y के प्रोडक्ट के 3 टाइम्स में. ओके, एडेड किया गया, ये एक पोर्शन हो गया. 2 के बाद किसमें, 3 टाइम्स. तो देखिए x और y के प्रोडक्ट के 3 टाइम्स में क्या एडेड किया, 6 किया गया. देन इट 6 प्लस 3 इंटू एक्स वाई, दैट इज 6 प्लस 3xy. वेरी सिंपल. बस मीनिंग समझिए आप. 1/4 ऑफ द सम ऑफ x एंड m, 1/4 ऑफ सम ऑफ x एंड m, x और m के सम मीन्स योग, एड का 1/4. x एंड m का सम तो x प्लस m आएगा, वो तो ऐड होकर कुछ बनने वाला नहीं है, नंबर थोड़ी ना है. तो ऑफ 1/4 ऑफ x प्लस m, मतलब इनका सम का 1/4, तो 1/4 इंटू x प्लस m बाय 4. सिंपल. आगे चले आइए इस नंबर में. सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. यहां पर जरा समझिए, a और b, नंबर्स a और b का सम घटाया जाता है किससे, उनके प्रोडक्ट से. तो सम a प्लस b है, प्रोडक्ट a b होगा, a इंटू बी. तो प्रोडक्ट में सम घटाया जाता है, सो a इंटू बी माइनस a प्लस बी. ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट बाहर, माइनस के पूरे भीतर है, नंबर्स के बाहर ब्रैकेट है, मतलब इनका प्रोडक्ट में इनका सम को घटाना, ना कि केवल एक होगा. ऐसा मत कर दीजिएगा. ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है. सो अगर आप ब्रैकेट हटा के बस माइनस से करते हैं तो ये गलत हो जाएगा. ओके, क्योंकि ये बोला है दोनों के सम को उनके प्रोडक्ट से माइनस करना है. ओके, सो कम टू द नेक्स्ट. नंबर्स m एंड p बोथ स्क्वायर्ड एंड सब्ट्रैक्टेड. m और p दोनों स्क्वायर हुए और तब सब्ट्रैक्ट हुए हैं. सो m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, स्क्वायर हुए फिर सब्ट्रैक्ट हो गए. वेरी सिंपल. स्क्वायर मतलब उसी को उससे गुना करना होता है, स्क्वायर करना, वर्ग निकालना. आप पढ़ेंगे इसको अगले क्लास में. सो 9 टाइम्स द नंबर z इज एडेड टू 1/4 ऑफ x, मतलब फिर से अगेन देखिए, इसको दो पार्ट में आपको पढ़. देखिए 9 टाइम्स द नंबर z, मतलब नंबर z का 9 गुना, इज एडेड जोड़ा जाता है किसमें, 2 1/4 ऑफ x, x का 1/4 में. देखिए लास्ट 9 टाइम्स द नंबर z, 9 गुना प्लस 1/4 ऑफ x. जैसा लिखता है लैंग्वेज में बोलता है वैसे लिखना है. ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन होता है. सो 9z प्लस 1/4 इंटू x 1/4, सो इट विल बी 9z प्लस x 1/4. वेरी सिंपल. आई होप आपको ये समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बट अगर फिर भी है तो आप पूछ सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं. आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. याद कीजिए, वेरिएबल्स किसने कहा था, मैंने सारे के सारे जो सिंबल्स हैं अलजेब्रिक अल्फाबेटिक सिंबल्स ए से लेके जेड तक, ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं. और कॉन्स्टेंट सारे नंबर्स. तो इसमें से आप क्या बोलोगे, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं, इसमें से y वेरिएबल है, इसमें से m वेरिएबल है. कॉन्स्टेंट्स 3 है, ये -5 है, ये +16 है, ये 14 है. ओके, सो आपको इस तरह से बनाना होगा. तो आप इस एग्जाम्पल के जैसे बना लोगे. वेरिएबल टर्म्स
ये कांस्टेंट टर्म 7 है। सिमिलरली बाकी भी किए गए हैं, तो आप फटाफट इसको पहचानिए और बनाइए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में टर्म पहचानने, आइडेंटिफाई करने और उसके फैक्टर्स लिखने। जैसे सबसे पहला ये देखिए, टर्म्स तो ये हो जाएगा -5x 6y², 8। लेकिन जब आप फैक्टर लिख रहे हैं तो -5x के कौन कौन से फैक्टर होंगे? -5 और x, 6y² के 6 और y², 8 का तो कोई फैक्टर होने से रहा, ये तो खुद ही एक कांस्टेंट है। तो देखिए ये हो जाएंगे। मीन्स टू से गुणनखंड का फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड, मतलब होता है गुणन के खंड के रूप में, मतलब आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख के दिखाना। जैसे -5x को क्या लिखेंगे आप? -5 इंटू एक्स, तो -5 और x इसका फैक्टर कहलाएगा। 6y² को आप 6 इंटू y² के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो इसलिए 6 और y² इसके फैक्टर्स आते हैं। अंडरस्टूड? सो आई होप द रेस्ट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड by you on your own. Okay, so it's your homework. अब आइए, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ, मतलब आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स लिखने। हमने दो तरह के कोफिशिएंट्स देखे, एक न्यूमेरिकल और एक लिटरल। तो न्यूमेरिकल की बात हो रही है ना, तो ध्यान दीजिएगा। किसका? ऑफ x² इन किसमें? -5xy + 4x² - 7x²। मतलब x² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ढूंढना है। कोफिशिएंट्स हमने कहा था गुणांक, मतलब जो गुना हुआ अंक है। तो x² से कौन सा गुना हुआ अंक है? 4 है ना, वेरी सिंपल। तो आप 4 आंसर लिखोगे। कैसे लिखोगे? थोड़ा सा लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। देखिए तो कैसे लिखेंगे? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ x² = 4, सिंपल। और आपको डिटेल्स में जाना तो देखिए x² किससे मल्टीप्लाइड हुआ है? तो 4 से, वही आपका आंसर बता देगा। तो बाकी सबको करना है, बट ध्यान से देखिएगा। किसी में b का कोफिशिएंट पूछ रहा है, किसी में y का, किसी में xy का, सब में x² नहीं निकालना है ना। तो क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा फिर बनाइएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, बट ये आपको बाद में करने हैं, पहले आप इतना तक कर लीजिए। ओके, सो आई होप आप सारे क्वेश्चन बनाइए 4 तक के होमवर्क में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। समान और असमान टर्म्स, पद जिसको कहते हैं। तो ये कुछ है नहीं, बस आपको याद रखना है कि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स जो होते हैं जिनका सेम लिटल फैक्टर है वो लाइक कहलाते हैं या सिमिलर टर्म कहलाते हैं। अदरवाइज वे क्या होते हैं? अनलाइक टर्म। जैसे 4xy है और -3xy, इनमें जो लिटल फैक्टर्स है मतलब xy, ये क्या है? लाइक है, एक जैसे हैं, xy, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म्स। लेकिन 4xy और -3x ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि एक में xy है और एक में केवल x है, सो ये लाइक टर्म नहीं हुए। तो आपको सीधे एक्सरसाइज में आ जाने हैं। ओके, जरा देखिए, बस लास्ट के लिटरल्स को आपके ढूंढना है, लिटरल्स फैक्टर x²y। अब आप ढूंढिए x²y कौन है? ये है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। फिर xyz किसका है? ये देखिए xyz। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये भी तो xzy है, बस इसे आपको अलजेब्रिक, आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में सजाना है। xyz को पीछे करना है और y को पहले। तो देखिए ये और ये लाइक टर्म हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 13 -13y x² है और ये 25 x²y है। मीन्स ये भी तो लाइक टर्म्स हो गए। आप इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ये x पहले आएगा, मतलब x² और ये y बाद में। तो x²y ये दोनों लाइक टर्म हो गए, ये तीनों लाइक टर्म हो गए। ओके, और देखिएगा तो क्या, ये तीनों लाइक टर्म हो गया, x²y, y² और x² है। ओके, तो ध्यान देना है कैसे लाइक टर्म पहचानते हैं। ओके, अब चला जाए देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप्स। तो मोनोमियल सबसे पहला है। ओके,
मोनोमियल्स, मोनो मतलब होता है वन, इसको हिंदी में एक पद कहा जाता है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक टर्म रहे, ओनली वन टर्म, दैट इज नोन एज मोनोमियल। जैसे ये देख लो, ये सारे के सारे सिंगल टर्म्स वाले हैं, इसलिए इनको मोनोमियल्स कहा जाएगा। बाई का मतलब होता है टू, तो जिसमें दो टर्म्स होंगे वो बाइनोमियल कहलाएंगे। जैसे ये दोनों, ये सारे के सारे एग्जांपल्स। सिमिलरली ट्राई मीन्स होता है थ्री, तो जिसमें थ्री टर्म्स होंगे वो ट्राइनोमियल्स कहलाएंगे। ओके, सो ये देख लो आप लोग। ओके, वंस अगेन, मोनो मीन्स वन, सो जिसमें वन टर्म रहे मोनोमियल। बाई मीन्स टू, जिसमें दो टर्म में रहे वो बाइनोमियल। ट्राई मीन्स थ्री, जिसमें थ्री टर्म्स रहे ट्राइनोमियल। ओके, लेकिन थ्री से ज्यादा रहे तो क्या कहेंगे? देखिए, दो से ज्यादा टर्म रहे ना, उसको सिंपली आप पोलिनोमियल कह सकते हैं। जिसमें दो रहे तो भी पोलिनोमियल कह सकते हैं, या आप उसको बाइनोमियल बोलिए, या दो से ज्यादा रहे तो उसको आप सीधे पोलिनोमियल का नाम दे सकते हैं। पोली मीन्स मेनी होता है। ओके, सो बहुत सारे टर्म्स वाले कुछ टिप्स दिए हैं, ये दिमाग में बहुत रखिएगा हमेशा के लिए। मोनोमियल कैन बी कांस्टेंट, मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है वो एक कांस्टेंट भी हो सकता है, या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है किसका? एक कांस्टेंट का और एक या एक से अधिक वेरिएबल का, जिसके क्या हो? पॉजिटिव इंटीग्रल कंपोनेंट हो। पॉजिटिव इंटीग्रल कंपोनेंट कहने का मतलब उनका पावर प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं। ओके, दो डिफरेंट मोनोमियल्स को आप जोड़ोगे तो आप दो डिफरेंट टर्म्स पाओगे और वो बाइनोमियल कहलाएगा। आप समझ रहे हैं इसको? दो डिफरेंट मोनोमियल्स मतलब ये यही कहता है, देखिए कि ये टू है, ये कांस्टेंट है तो ये मोनोमियल है। 2 इंटू एक्स है, मतलब एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है, तो भी एक मोनोमियल कहलाएगा। अगर एक कांस्टेंट है और दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो भी एक मोनोमियल ही कहलाएगा। या आप ऐसा कह सकते हैं 2 और एक्स टू द पावर 2 या एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो भी एक मोनोमियल ही है। यही बोल रहा है कि आपका इंटीग्रल कंपोनेंट मीन्स टू से एक्सपोनेंट, मतलब जो इसका पावर है वो पॉजिटिव है ना, माइनस नहीं होना चाहिए। अगर ये -2 होता है एक्स टू द पावर -2, देन ये आपका मोनोमियल नहीं बनाता। ओके, कुछ और हो जाता, थोड़ा सा बदल जाता। सो ये कहता है। सेकंड कहता है कि आप दो बाइनोमियल्स को, दो मोनोमियल्स को मिलाओगे जो अलग अलग है, एक 2x है एक 3y, तो इनको आप मिलाओगे तो एक बाइनोमियल मिलेगा जिसमें दो टर्म होंगे। ओके, सो यही है। सो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। देन आप इतना करने के बाद एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में आ जाइए जल्दी से। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ओके, तो अब देखिए ये क्या है। इसमें दो टर्म है तो बाइनोमियल हो गया, इसमें एक टर्म है तो मोनोमियल हो गया, इसमें 1 2 3 ट्राइनोमियल हो गया, इसमें 1 2 3 4, तो इसे क्वाड्रिनोमियल भी कहा जाता है, या डायरेक्ट आप इसको पॉलिनोमियल का नाम दे सकते हो। ओके, सो द रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, सो इट्स योर होमवर्क। ओके, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो देन आप फ्रैंकली फ्लुएंटली पूछ सकते हैं। ओके।